अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। ये इस नावल की 9वीं किश्त है। अगर इससे पहले की किश्तें आपने नहीं सुनी तो वो मेरे चैनल पे अपलोड हैं। आपसे गुजारिश है पहले उसे ज़रूर सुन लें। शुरू करते हैं। घर आने के बाद वह बेहद टेंस थी। आखिर मुझे हो क्या रहा है? आखिर वो शिबा से डेविड की मंगनी करना चाहते हैं तो मैं क्यों परेशान हो रही हूँ? मुझे डेविड में इतनी दिलचस्पी लेने की ज़रूरत ही क्या है? वो बेदिली से ज्वेलरी उतारते हुए सोच रही थी। मैंने आखिर डेविड को इस कदर जहन पर सवार क्यों कर लिया है? आखिर मैं चाहती क्या हूँ? उसने रंजीदगी से सोचा था। फिर कपड़े तब्दील किए बगैर वह बेड पर लेट गई थी। एक बार फिर डेविड का चेहरा उसके सामने था। फिर एकदम शीबा का चेहरा उसके सामने आ गया था। वो बेकरार होकर रो पड़ी थी। मुझे रोने की क्या ज़रूरत है? मैं क्यों जेलस हो रही हूँ? मैं कोई अहमक हूँ? वह जितना खुद को दिलासा देने की कोशिश करती उसका दिल उतना ही भर रहा था। वह बहुत देर तक रोती रही थी। उस रात उस पर यह हौलनाक इंकशाफ हुआ था कि वह ना चाहते हुए भी डेविड की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गई थी। क्या बात है सानिया, तबीयत ठीक है तुम्हारी? सुबह अम्मी ने सानिया को नाश्ते की टेबल पर उसकी सूजी हुई आंखें देखकर पूछा था। सब उसकी तरफ मुतवज्जह हो गए थे। सर में दर्द हो रहा था इसलिए रात में नींद नहीं आई, उसने बहाना कर दिया था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें कोई टैबलेट दे देती, उसकी भाभी ने उससे कहा था। वह खामोशी से चाय पीने लगी थी। अब तबीयत कैसी है? उसके सबसे बड़े भाई ने पूछा था। अब ठीक हूँ, उसे सब के सवालों से उलझन होने लगी थी। आज कॉलेज मत जाना, आराम करना, उसकी मम्मी ने कहा था। सानिया तुम अभी अपनी मम्मी के साथ डॉक्टर के पास चली जाना, अब्बू ने कहा था। वह कप टेबल पर पटक कर खड़ी हो गई थी। सब पीछे ही पड़ जाते हैं, सुकून से नाश्ता तक नहीं करने देते। वह रोते हुए डाइनिंग रूम से बाहर निकल गई थी। डाइनिंग रूम में एकदम खामोशी छा गई थी। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे। सानिया ने कभी इस तरह नहीं किया था। मुझे लगता है उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तुम जाओ और जाकर उससे पता करो, उसके अब्बू ने कहा था। और रात को जब मैंने उसे रूबिका के घर से लाया था तब तक तो वो ठीक थी। उसका बड़ा भाई हैरान था। घर में सबसे छोटी होने की वजह से उसे बहुत लाड और दुलार मिलता था। हर एक को हर वक्त उसका ख्याल रहता था। खुद वो भी भाइयों के साथ बहुत अटैच थी। उसे खासी हद तक आज़ादी भी दी गई थी। वो जिस वक्त जहाँ जाना चाहती थी जा सकती थी, कोई उसे मना नहीं करता था। उसकी गलतियों को भी सब लोग हंसकर टाल देते थे। उसी लाड दुलार ने उसे बहुत हद तक खुदसर भी बना दिया था। शाम तक वो खुद पर काबू पा चुकी थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी हरकत से घर में किसी को कोई परेशानी हो या किसी को कोई शक हो। मैं अब डेविड से कभी नहीं मिलूँगी। जब मैं रूबिका के घर नहीं जाऊँगी तो उससे मेरा सामना भी नहीं होगा। फिर वो मेरे जहन से निकल जाएगा। उसने रात में ये तय किया था। 1 डेढ़ हफ्ते तक वो रूबिका के घर नहीं गई थी और न ही उसने उसे अपने घर इनवाइट किया था। लेकिन उसके बावजूद डेविड उसके जहन से नहीं निकल पाया था। वह उन तमाम दिनों में उसकी नज़रों के सामने रहा था और वह शीबा को भी अपने जहन से नहीं निकाल पा रही थी। तुम लोगों ने शेबा के वालिदैन से बात की? उस दिन उसने हिम्मत करके रूबिका से पूछा था। हाँ, मम्मी ने बात की थी। वह लोग तो पहले से ही ये चाहते थे। अगले साल छुट्टियों में जब वो लोग आएंगे तो बाकायदे तौर पर उन दोनों की इंगेजमेंट करा दी जाएगी। शादी तो खैर अभी 4-5 साल बाद होनी है, क्योंकि डेविड को अभी अपनी इंजीनियरिंग मुकम्मल करनी है। सानिया का दिल जैसे डूब गया था। डेविड बहुत खुश होगा। वो पता नहीं क्या जानना चाहती थी। अभी कौन सी इंगेजमेंट हो गई है जो वो खुश होगा? अभी तो सिर्फ बात हो रही है। मम्मी ने उससे अभी पूछा था, उसने कोई एतराज़ नहीं किया। मैंने तो तुम्हें बताया था ना कि शीबा को कोई कैसे नापसंद कर सकता है, वो उसे बता रही थी। सानिया ने अपने अंदर एकदम बहुत सा टांस उठते हुए महसूस किया था। सानिया और रूबिका के प्रमोशन टेस्ट शुरू होने वाले थे। इकोनॉमिक्स के टेस्ट की तैयारी करते हुए कुछ सवालों में उसे प्रॉब्लम पेश आई थी। मेरा ख्याल है मुझे रूबिका से मदद लेनी चाहिए, उसने सोचा था। लेकिन रिसीवर उठाते हुए उसे याद आया था कि रूबिका का फ़ोन ख़राब है। कुछ दिन पहले बारिश की वजह से उसके इलाके के एक्सचेंज में कोई ख़राबी आ गई थी और रूबिका ने उस बात का उससे ज़िक्र किया था। वो कुछ देर सोचती रही थी। फिर अम्मी को बताकर ड्राइवर के साथ वो रूबिका के घर चली गई थी। मुलाजिम उसे अंदर ले आया था। रूबिका बीबी अनीता बीबी के साथ लाइब्रेरी गई हैं, कुछ देर में आती होंगी, मुलाजिम ने उसे बताया था। घर में और कोई नहीं है? वह कुछ मायूस हुई थी। सिर्फ डेविड साहब हैं, मैं उन्हें बुला देता हूँ। सानिया के जिस्म में जैसे सनसनी दौड़ गई थी। वह उसका सामना नहीं करना चाहती थी और वह डेविड मुलाजिम के साथ ही आ गया था। हेलो, कैसी हैं आप?
उसने हमेशा की तरह खुशदिली से सानिया से पूछा था। मैं ठीक हूँ। मैं दरअसल रूबिका से कुछ सवाल समझने आई हूँ, मगर वो तो। उसने बात अधूरी छोड़ दी थी। हाँ, वो लाइब्रेरी गई हुई है, बस आती ही होगी। आप बैठ जाएं। वह उसके कहने पर खामोशी से बैठ गई। आपने तो हमारे घर आना ही छोड़ दिया, वह कुछ देर बाद बोला था। सानिया ने कुछ कहने की कोशिश नहीं की थी। डेविड ने भी अपना सवाल नहीं दोहराया था। कुछ देर वह दोनों खामोशी से बैठे रहे थे। लाएं, आप किताब मुझे दें, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। कुछ देर बाद डेविड ने कहा था। सानिया ने हिचकिचाते हुए किताब उसकी तरफ बढ़ा दी थी। वो उसका बताया हुआ बाब खोलकर बैठ गया था। कुछ देर खामोशी से वो किताब देखता रहा, फिर उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, नो प्रॉब्लम, ये तो बहुत आसान है, मैं आपको समझा देता हूँ। वह एक कुर्सी उठाकर सेंटर टेबल के सामने ले आया था। आप यहाँ आ जाएं। उससे कहते हुए वह खुद उसके बामुकाबिल सोफे पर बैठ गया था। किताब और नोटबुक सेंटर टेबल पर रखने के बाद वो बड़ी महारत से मुख्तलिफ फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए सवाल हल करना शुरू कर दिया था। वो आगे को झुकी नोटबुक पर रवानी से चलते हुए कलम और उसके हाथ को देखती रही थी। उसके नाखून तराशे हुए थे और हाथ आम मर्दों के हाथों के बरक्स बहुत खूबसूरत थे। वह नोटबुक पर लिखे हुए किसी लफ्ज़ को समझ नहीं पा रही थी। उसका जहन सिर्फ डेविड में उलझा हुआ था। क्या उसे कभी ये एहसास होगा कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ? क्या उसने कभी मेरे बारे में सोचा है? वह उस वक्त सिर्फ यही सोच रही थी। वह मध्यम आवाज़ में नोटबुक पर सर झुकाए बड़ी महारत के साथ कैलकुलेशन कर रहा था। तब अचानक ही नोटबुक पर चलता हुआ उसका हाथ रुक गया था। नोटबुक से कुछ फासले पर सेंटर टेबल के शीशों पर पानी के कुछ कतरे गिरे थे। उसने हैरान होकर सर उठाया था। क्या हुआ सानिया? वो जैसे हक्का बक्का रह गया था। वह अब अपना चेहरा दोनों हाथों से ढाँप कर रोने लगी थी। डेविड को समझ नहीं आया था कि ये क्या करे। उसे पहले कभी ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा था। वह अब हिचकियों से रो रही थी। फिर एक झटके से उसने अपने हाथों को चेहरे से हटा लिया था। डू यू नो हाउ मच आई लव यू? क्या तुम्हें खबर है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? उसने रोते हुए कहा था। वो शॉक हो गया था। सानिया, मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती हूँ। तुम शिबा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हो? सानिया, तुम होश में तो हो? नहीं, मैं होश में नहीं हूँ। मैं नहीं जानती डेविड, मैं नहीं जानती ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, मगर मैं। वो सांस रोकते हुए बिलखते हुए रो रही थी। अगर तुम किसी और के हो गए तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी, मैं खुदकुशी कर लूँगी। क्या तुम्हें कभी अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ? क्या तुम्हें कभी मेरा ख्याल नहीं आया? क्या शिबा मुझसे ज़्यादा अच्छी है? वो उसके सामने से उठ गया था। अंदाज़ा था, मगर ये सब कुछ बेकार है। तुम्हारे और मेरे दरमियान इतनी दीवारें हैं कि सिर्फ मोहब्बत से कुछ नहीं हो सकता। अपनी और मेरी ज़िंदगी को मुश्किल बनाने की कोशिश मत करो सानिया। सानिया ने बिलाखिर उसे कहते हुए सुना था। उसने गर्दन मोड़कर उसे देखा था। तुम मुस्लिम हो, मैं ईसाई हूँ। ये फ़र्क न तुम ख़त्म कर सकती हो न मैं, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं भी मोहब्बत करता हूँ। सानिया के आंसू एकदम रुक गए थे। फिर तुमने मुझसे कभी क्यों नहीं कहा? कहने से क्या होता है? मैं तुम्हें ऐसे ख्वाब क्यों दिखाता जिनकी कोई ताबीर नहीं है? आज तुमने खुद पहल की है। मैं शायद मैं कभी नहीं कहता। डेविड, तुम मुसलमान हो जाओ, हम फिर शादी कर सकते हैं। ये बात दोबारा कभी मत करना। क्या तुम मेरे लिए ईसाई बन सकती हो? वह एकदम चुप हो गई थी। वह कुछ बोल नहीं सकी थी। मेरा ख्याल है इस सब को यहीं ख़त्म कर देते हैं। मैं दोबारा इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता। वह बेहद संजीदा था। कुछ भी ख़त्म नहीं हो सकता, अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब जब ये बात जान चुकी हूँ मैं कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो, तो मैं तुम्हें खो नहीं सकती। मैं बार बार इसी टॉपिक पर बात करूँगी। डू यू हियर मी? तुम सुन रहे हो ना? मैं बार बार इसी टॉपिक पर बात करूँगी। वो अपनी चीज़ें उठाकर भागती हुई रूबिका के घर से बाहर निकल गई थी। प्रमोशन टेस्ट ख़त्म होने के बाद एक दिन डेविड ने उसे कॉल किया था। आज रूबिका कॉलेज नहीं आ रही है, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? उसने सानिया से पूछा था। हाँ, क्यों नहीं, मैं कॉलेज से तुम्हें पिक कर लूँगा। उसने फ़ोन बंद कर दिया था। पिछले 2 हफ्ते मैंने बहुत सोचा। मैं चाहता हूँ कि तुम भी सोचो। तुम अगर मुझसे शादी करना चाहती हो तो सोच लो। इसके लिए तुम्हें बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। मैं तुमसे मज़हब तब्दील करने पर इसरार नहीं करूँगा, वो तुम्हारा अपना फ़ैसला होगा। ख़ानदान और शायद मुल्क भी छोड़ना पड़े तुम्हें, क्योंकि यहाँ रहकर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। यहाँ ये मुमकिन नहीं होगा। तुम्हें मेरे साथ बाहर जाना होगा और ये अभी नहीं होगा। पहले मुझे इंजीनियरिंग मुकम्मल करनी होगी और फिर उसमें अभी कुछ साल रह गए हैं। क्या तुम 4-5 साल इंतज़ार कर सकती हो?
वो कॉलेज से उसे रेस्टोरेंट ले आया था। वहाँ उसने सानिया को अपना फ़ैसला बता दिया था। नहीं, 4-5 साल इंतज़ार मुमकिन नहीं है। इंटर के बाद मेरे पेरेंट्स हर कीमत पर मेरी शादी कर देंगे। मेरे लिए मज़ाहमत करना मुमकिन नहीं होगा। तो फिर तुम क्या चाहती हो? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए? उसने डेविड से पूछा था। मैं भी कुछ नहीं जानता। मेरे पेरेंट्स को ये सब पता चले तो? नहीं सानिया, शादी के लिए तुम्हें अभी कुछ इंतज़ार करना होगा। मुझे मेरे फादर सपोर्ट करते हैं। मैं तुम्हें कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ? तुम इंटर करो, अभी 1 साल है, फिर मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं। मगर फिर भी मैं एक बार कहता हूँ कि तुम अपने फ़ैसले पर गौर ज़रूर करना। सानिया, क्या तुम उन सारी मुश्किलात का सामना कर सकती हो जो मुझसे शादी करने की सूरत में तुम्हारे सामने आएगी? तुम्हारी फैमिली और यहाँ सारे लोग हमारी जान के दुश्मन बन जाएंगे। एक मुस्लिम लड़की क्रिश्चियन लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती। तुम्हारे मज़हब में भी ये नहीं होता। क्या तुम जानती हो? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम जज्बात में आकर कोई ऐसा फ़ैसला करो जिससे बाद में तुम्हें पछताना पड़े। तुम्हें पहुँचने वाली हर तकलीफ़ मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। डेविड ने उसका हाथ थाम लिया था। सानिया की आंखों में आंसू आ गए थे। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस तुम्हारी ज़रूरत है। तुम मुझे कैसे भी मिलो, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मुझे बाकी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारनी है। भाभी, क्या इस्लाम में मुस्लिम मर्द किसी गैर मुस्लिम औरत से शादी करने की इजाज़त है? उस दिन वो आमिना भाभी से पूछ रही थी। हाँ, अगर वो औरत अहले किताब हो तो। और क्या मुस्लिम औरत किसी गैर मुस्लिम मर्द से शादी कर सकती है अगर वो अहले किताब हो तो? आमिना भाभी ने उसे देखा था। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। मुस्लिम औरत किसी गैर मुस्लिम मर्द से शादी नहीं कर सकती, चाहे वो गैर मुस्लिम मर्द अहले किताब ही क्यों ना हो। ये औरत के साथ ज़्यादती नहीं है? मर्द को तो इजाज़त है कि गैर मुस्लिम के साथ शादी कर ले, लेकिन औरत को क्यों नहीं है? क्या औरत इंसान नहीं है? क्या उसका दिल नहीं है? सानिया देखो, ये ज़्यादती वाली बात नहीं है। एक मुस्लिम मर्द अपने बच्चों को अपने तरीके और अक़ीदे पर परवान चढ़ाता है। चाहे उसकी बीवी का अक़ीदा कुछ भी हो, वो उसे मजबूर कर सकता है कि उसकी बात माने। मगर एक मुस्लिम औरत एक गैर मुस्लिम शौहर को उस बात मानने पर मजबूर नहीं कर सकती। यकीनन उसके बच्चे भी गैर मुस्लिम होंगे। तुम खुद सोचो कि एक मुसलमान औरत की गैरत ये कैसे गवारा कर सकती है कि वो अपने बच्चों को अपने दीन के बजाय दूसरे दीन का पैरोकार बनाए। सानिया ने जवाब में कुछ नहीं कहा था। वह उलझ गई थी। डेविड के साथ उसकी मुलाकातें जारी थीं। वह हर दूसरे दिन किसी न किसी दोस्त के घर जाने का बहाना करके डेविड के साथ तयशुदा जगह पर चली जाती थी। बाज़ दफ़ा उसका ज़मीर उसे मलामत करता था कि वो अपने वालिदैन के एतमाद को ठेस पहुंचा रही है, मगर हर बार वो अपने कान बंद कर लेती थी। मैं डेविड के बगैर नहीं रह सकती, वो हर बार अपनी मजबूरी दोहराती थी। डेविड, अगर तुम मुसलमान हो जाओ तो मैं अपने पेरेंट्स से बात कर सकती हूँ। शायद वो हमारी शादी पर रजामंद हो जाएं और फिर हमें कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस दिन उसने डरते डरते डेविड से कहा था। वो कुछ देर खामोशी से उसे देखता रहा था। मैं अपना मज़हब नहीं छोड़ सकता। मगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मोहब्बत की खातिर तो तुम भी तो मुझसे मोहब्बत करती हो। क्या तुम मेरे लिए अपना मज़हब छोड़ सकती हो? वो उसके सवाल पर खामोश हो गई थी। तुम इस्लाम का मुताला तो कर देखो। मुझे दिलचस्पी नहीं है तुम्हारे मज़हब में। तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं अपने मज़हब में बहुत खुश हूँ। डेविड ने उसे बात काट दी थी। तुम ईसाइयत का मुताला करके देखो, शायद तुम अपना मज़हब छोड़ दो। वह एक बार फिर उसकी बात का जवाब में खामोश रही थी। बेहतर यही है कि अब हम मज़हब की बात ना करें। डेविड ने बात ख़त्म कर दी थी। उन दिनों उसके लिए घर में एक प्रपोज़ल आया था। उसके अब्बू को यह प्रपोज़ल बहुत पसंद आया था। उन्होंने सानिया की मर्ज़ी पूछी थी और उसने इनकार कर दिया था। मगर तुम आखिरकार इनकार क्यों कर रही हो? उसकी वजह तो बताओ। इतना अच्छा रिश्ता है, आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? आखिर वो तुम्हें पसंद क्यों नहीं है? उसकी अम्मी ने हैरानी से पूछा था। बस मैंने कहा ना, मैं अभी आगे पढ़ना चाहती हूँ। ग्रेजुएशन से पहले मैं शादी नहीं करनी चाहती। तो हम तुम्हारी मंगनी कर देते हैं, तुम ग्रेजुएशन कर लेना। मुझे मंगनी भी नहीं करनी। मुझे ये रिश्ता ही नहीं पसंद है। वो चिल्लाने लगी थी। उसकी अम्मी पहली बार उसे परेशान हुई थी। पिछले कई माह में वो बहुत सी रिश्ते ठुकरा चुकी थी। क्या तुम्हें कोई और पसंद है? उन्होंने उससे पूछा था। मुझे कोई पसंद नहीं है, मगर अभी शादी या मंगनी नहीं करना चाहती। उसकी अम्मी खामोश होकर कमरे से निकल गई थी। सानिया ने सुकून की सांस ली थी। उसका ख्याल कि इस बार भी बला टल गई, मगर ऐसा नहीं था। 3 दिन बाद उसके वालिदैन ने लड़के वालों को हाँ कह दी थी। मंगनी की तारीख भी तय कर दी थी। उसकी चीख चिल्लाने की कोई परवाह नहीं की थी। तुम मंगनी होने दो, मंगनी से कुछ नहीं होता। कम से कम रोज़ के प्रपोज़ल तो तुम्हारे घर नहीं आएंगे। डेविड से राब्ते पे उसने बताया था।
लेकिन डेविड, अगर उन्होंने शादी के लिए इसरार किया तो तब देखा जाएगा। फ़िलहाल तुम किसी पर कुछ जाहिर मत करो, उसने डेविड को कहते हुए सुना था। उसकी खामोशी पर सब ने सुकून की सांस लिया था, लेकिन सानिया के दिल में उन सब के खिलाफ गिरह पड़ चुकी थी। उन लोगों के नज़दीक मैं इंसान नहीं हूँ, भेड़ बकरी हूँ, जिसे जब चाहें जिसके साथ चाहें बांध दें। मंगनी की अंगूठी पहनते हुए उसने सोचा था। मंगनी के चंद हफ्तों बाद ही उसके ससुराल वालों ने शादी की तारीख तय करने पर इसरार शुरू करना था। वह बुरी तरह सटपटाई थी। डेविड, अब तुम प्लीज़ अपने पेरेंट्स से बात करो। मेरे अब्बू चंद माह में मेरी शादी की तारीख तय कर देंगे। मुझे उससे पहले घर से निकलना है। डेविड उसकी बात पर परेशान हो गया था। वह रो रही थी। प्लीज़ सानिया, तुम रोना बंद करो। मैं कुछ न कुछ करता हूँ, लेकिन तुम रोती रहोगी तो मेरे लिए कुछ भी करना मुश्किल हो जाएगा, उसने सानिया का हाथ सहलाते हुए कहा था। मैं अपने पेरेंट्स से 1-2 दिन में बात करता हूँ, देखता हूँ उनका रिएक्शन कैसा होता है। वह बेहद फ़िक्रमंद लग रहा था। रूबिका 3 दिन बाद कॉलेज आई थी। तीसरे दिन उसे गेट के अंदर आते देखकर सानिया तेज़ी से उसकी तरफ गई थी। क्या हुआ भाई, इतने दिन से कहाँ थी? मैंने फ़ोन किया था, तुम्हारा मुलाजिम बता रहा था तुम घर नहीं हो। कहाँ गई हुई थी, मुझे बताओ। सानिया बात करते करते अचानक रुक गई थी। उसे एहसास हुआ था कि रूबिका बहुत अजीब नज़रों से उसे देख रही है। सानिया, मुझे तुमसे बात करनी है और बहुत सी बातें करनी है। हम क्लास नहीं जा रहे हैं, रूबिका ने सर्द लहजे में उससे कहा था। तुम डेविड के साथ क्या करना चाहती हो? लॉन में एक सुनसान गोशे में आते हुए उसने पूछा था। सानिया कुछ बोल नहीं सकी थी। मैं सोच भी नहीं सकती सानिया कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो सकती हो। प्लीज़ रूबिका, कुछ मत कहो। क्यों ना कहूँ? तुम जानती हो तुम्हारी वजह से हमारे घर में क्या हुआ है। तुम्हारी वजह से पहली बार डेविड ने मम्मी और डैडी से झगड़ा किया है और फिर स्लीपिंग पिल्स खा लिया। रूबिका, सानिया के मुंह से चीख निकली थी। वह बच गया है। जो कुछ तुम दोनों करना चाहते हो वो सबको मार डालेगा। डेविड कैसा है? वो घर पर है? ये सब कुछ छोड़ो, तुम उसकी ज़िंदगी से निकल जाओ। देखो सानिया, मेरा सिर्फ एक ही भाई है। अगर उसे कुछ हो गया तो हम जीते जी मर जाएंगे। तुम मुस्लिम हो, हम माइनॉरिटी हैं, हमें यहाँ रहना है। हमारा घर बाहर सब कुछ यहीं है, मगर डेविड से तुम्हारी शादी के बाद हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। रूबिका, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। तुम्हें उससे बेहतर लड़का मिल जाएगा। फिर तुम्हारी मंगनी भी हो चुकी है, फिर तुम क्यों मेरे भाई के पीछे पड़ी हो? मंगनी मैंने डेविड के कहने पर की है। मुझे अपने फियांसे में कोई दिलचस्पी नहीं है। सानिया, तुम मेरे भाई का पीछा छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारे घर वालों को सब बता दूंगी। इस उम्र में ये मोहब्बत वगैरह नहीं होती, सिर्फ दिलचस्पी होती है। दिलचस्पी किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है। तुम मुस्लिम हो, डेविड क्रिश्चियन है। तुम्हारे मज़हब में वैसे भी इसकी शादी की इजाज़त नहीं है। क्या तुम अपने मज़हब के ख़िलाफ़ जाओगी? रूबिका ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। मुझे डेविड से मोहब्बत है, उसे नहीं छोड़ सकती। मैं उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। तुम पागल हो चुकी हो सानिया। पागल अपने साथ साथ दूसरों को भी तबाह कर देते हैं। अगर तुम डेविड को नहीं छोड़ सकती तो फिर अपनी और मेरी दोस्ती ख़त्म समझो। दोबारा कभी मेरे बात मत आना और दोबारा कभी मेरे घर मत आना। रूबिका, मैं डेविड को नहीं छोड़ सकती, वो मेरा सब कुछ है। तुम मुझे उसके पास जाने से रोक सकती हो, मगर उसे मेरे पास आने से नहीं रोक सकती। मेरे पेरेंट्स को तुम अगर कुछ बताओगी तो मैं डेविड के साथ घर छोड़कर भाग जाऊंगी। फिर उसके बाद जो होगा तुम जानती हो। रूबिका ने बेबसी से उसे देखा था। मैंने तुमसे दोस्ती करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। सानिया ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा था। शाम को वो रूबिका के घर जा पहुंची थी। पहली बार वहां उसका इस्तकबाल बड़ी सर्द मेहरबानी से हुआ था। उसे उसकी परवाह नहीं थी। रूबिका का बस चलता तो शायद वो उसे धक्के मार कर निकाल देती। वह ढीठों की तरह खुद ही डेविड के कमरे में चली गई थी। वह जाग रहा था। वह उसके पास बैठकर रोने लगी थी। डेविड के पास से आने के बाद रूबिका ने उससे रोक लिया था। लॉन्च में रूबिका के वालिदैन के अलावा और कोई नहीं था। मैं जानती हूँ, उसने सर झुकाते हुए कहा था। लॉन्च में कुछ देर खामोशी छाई हुई थी। फिर डेविड के डैडी ने कहा, तुम्हें या डेविड को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इसलिए तुम दोनों की मदद करने पर मजबूर हूँ, क्योंकि मैं डेविड का बाप हूँ। उसने अपने आप को जिस मुसीबत में फंसा लिया है, मैं उससे वहाँ उस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं चंद हफ्तों में तुम्हारे कागजात बनवा लूँगा, फिर तुम्हें अमेरिका भिजवा दूँगा। वहाँ तुम उस वक्त तक मेरे बहन के पास रहोगी जब तक डेविड अपनी इंजीनियरिंग मुकम्मल न कर लेता। साल के एंड में डेविड अमेरिका जाएगा, वहाँ तुम दोनों की शादी हो जाएगी और फिर डेविड अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए पाकिस्तान वापस आ जाएगा। बाद में डेविड भी अमेरिका सेटल हो जाएगा। मगर तुम एक बात जहन में याद रखना कि तुम्हें अपने घर वालों से डेविड के बारे में कुछ भी नहीं कहना।
जब तुम्हारे पेपर्स मुकम्मल हो जाएं तो तुम खामोशी से घर छोड़ कर आ जाना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे घर वालों को उस मामले का पता चले, फिर मेरे बेटे की और मेरी फैमिली को नुकसान पहुँचे। उन्होंने सानिया को संजीदगी से सब कुछ बता दिया था। उस दिन डेविड के घर से निकलते हुए वो बेतहाशा खुश थी। चंद घंटों पहले तक नामुमकिन से नज़र आने वाली चीज़ अब मुमकिन लग रही थी। अब मैं और डेविड सारी ज़िंदगी इकट्ठे रहेंगे। उसका दिल खुशी से बाहर आ रहा था। हाँ, मैं अपने घर वालों को कुछ नहीं बताऊंगी, वरना वो डेविड और उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं वही करूंगी जो डेविड के डैडी कहते हैं। उसे ये सब तय करते हुए एक बार भी अपने फैसले की संगीनी और हौलनाकी का एहसास नहीं हुआ था। वह टीन एज में थी। उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि जिस शख्स से वो मोहब्बत करती है वह एकदम उसके दस्तरस में आ गया था। अगले चंद हफ्तों में वो डेविड के डैडी के साथ 2-3 बार अपने पेपर्स के सिलसिले में अमेरिकन एम्बेसी जाती रही थी। हर काम बहुत तेज़ी रफ्तारी से हो रहा था। अमेरिकन एम्बेसी के एक सीनियर ऑफिसर ने अपनी ज़िंदगी में इतने अहम फैसले पर उस तरह जुर्रात और बहादुरी दिखाने पर उसकी तारीफ़ की थी। तुम दूसरी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए एक मिसाल होगी। उस वक्त उनके कलमात पर वो बेतहाशा फ़ख्र महसूस कर रही थी। हाँ, वाकई ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला मैं अपने वालिदैन को क्यों करने देती, खुद क्यों न करती। मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। उसे मज़ीद इत्मीनान हो गया था। घर में किसी को भी उसकी सरगर्मियों पर शक नहीं हुआ था। वह बहुत नॉर्मल तरीके से घर में रहती थी। अपनी मम्मी और भाभी के साथ अपनी शादी की खरीदारी के लिए भी बाज़ार जाती रहती थी। मगर दूसरी तरफ उसने अपनी बहुत सी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रूबिका के घर मुंतकिल कर दिया था। अपने पास मौजूद सारा जेवर और बैंक अकाउंट में मौजूद सारा रुपया वह डेविड के वालिदैन के हवाले कर चुकी थी। चंद दिन तक उसके अमेरिका का वीज़ा मिलने वाला था और फिर वो हमेशा के लिए अपना घर छोड़ने वाली थी। उस दिन वह कॉलेज से डेविड के साथ चली गई थी। उसके साथ करने के बाद जब वो 4 बजे के करीब अपने घर आई थी तो उसके घर में एक हंगामा तैयार था। उसके सबसे छोटे भाई ने उसे डेविड के साथ रेस्टोरेंट में लंच करते हुए देख लिया था। उसने घर आकर ये बात सबको बता दी थी। सानिया सुबह अपनी अम्मी से यह कहकर गई थी कि कॉलेज से वो रूबिका के घर चली जाएगी, मगर जब वो उसके भाई ने घर आकर ये उसकी मम्मी को बताया तो उन्होंने रूबिका को फ़ोन किया था। रूबिका ने उन्हें बता दिया था कि वो उसके घर नहीं आई है। सानिया को उसका अंदाज़ा नहीं था। अपनी मम्मी के पूछने पर उसने यही कहा था कि वो रूबिका के घर से आ रही है। उसके भाई को भड़काने के लिए उसका ये जुमला काफ़ी था। उसने सानिया पर थप्पड़ों की बारिश कर दी थी। उसकी अम्मी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की थी और न ही उसकी भाभी ने। आधे घंटे भर वो बुरी तरह अपने भाई से पिटती रही थी, लेकिन उसने ये मानने पर इनकार कर दिया था कि वो उस लड़के के साथ गई थी। रात को उसके अब्बू और बड़े भाई घर आए थे और नए सिरे से अदालत लग गई थी। उसकी सब्र की हद ख़त्म हो गई थी। हाँ, गई थी किसी लड़के के साथ लंच करने। तो फिर क्या तुम नहीं चाहते किसी नई लड़कियों के साथ लंच करने? वो पहली बार अपने छोटे भाई पर चिल्लाई थी। बिलाल ने जवाबन उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा था। इस बार वो खामोशी से थप्पड़ खाने के बजाय बिलाल का हाथ रोकने की कोशिश की थी। उसकी इस हरकत पर उसका भाई और भड़क गया था। उसने उसके चेहरे पर एक और थप्पड़ मारा था। सानिया ने थप्पड़ खाने के बाद अलमीरा पर रखा हुआ एक गुलदान उठाकर उसके ऊपर मारा था। गुलदान बिलाल के माथे पर लगते और खून की एक लकीर निकलते हुए देखा था। बाकी सब खामोश तमाशा बने बैठे थे, एकदम जैसे उनमें हरकत आ गई थी। उसकी इस बार उसकी तरफ उठकर आए थे और उनके हाथ में जो चीज़ आई थी उन्होंने सानिया को उससे मारा था। जवाबन वो चिल्लाती रही थी, हाँ, मुझे उसी लड़की से शादी करनी है, मैं जिसे चाहती हूँ। मैं मर जाऊँगी लेकिन कभी वहाँ शादी नहीं करूँगी जहाँ आप चाहते हैं। किससे शादी करोगी? बताओ, किससे शादी करोगी? उसकी अम्मी चिल्ला रही थी। डेविड से शादी करूँगी, डेविड से, वो पागलों की तरह चिल्लाई थी। उसके अब्बू एकदम साकित हो गए थे। हर शख्स अपनी जगह जैसे मुजस्समा बन गया था। वो अपने होठों से निकलता हुआ खून हाथ से पोंछते हुए बेखौफी से ये बात कहती जा रही थी। रूबिका का भाई? उसकी अम्मी की आवाज़ किसी गहरी खाई से आती हुई महसूस हुई थी। हाँ, रूबिका के भाई से। वह आज जितनी निडर थी पहले कभी नहीं थी। बिलाल की आंखों में खून उतर आया था। और मैंने तुम दोनों को ज़िंदा रहने दिया तो फिर कहना, उसे तो मैं देख लूँगा, लेकिन तुम आज के बाद घर से बाहर कदम नहीं निकालोगी। मैं तुम्हारा क्या हासिल करूँगा तुम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकती। सानिया, तुम्हारा दिमाग क्यों ख़राब हो गया है? तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रही हो? तुम मुसलमान हो और वो क्रिश्चियन,
और हमारे मज़हब में ये शादी जायज़ नहीं है। तुम दोज़ख से। आमना भाभी ने उसे समझाने की कोशिश की थी। मैं अब दोज़ख में हूँ, ये घर मेरे लिए दोज़ख है, और आप जो कह रही हैं वो गलत कह रही हैं। मोहब्बत में कोई मुसलमान और क्रिश्चियन नहीं होता। मैं मोहब्बत करती हूँ उससे, वह बिला झिझक बोलती रही थी। बिलाल चील की तरफ उसकी तरफ झपटा था और उसने उसका गला दबाना शुरू कर दिया था। सानिया सांस नहीं ले पा रही थी। वह कोशिश के बावजूद उसका हाथ अपनी गर्दन से नहीं छुड़ा पा रही थी। तभी उसके बड़े भाई ने ज़बरदस्ती बिलाल का हाथ उसकी गर्दन से छुड़ाया था। उसका दूसरा भाई बिलाल को लेकर उसके कमरे में चला गया था। अम्मी आइंदा ये घर से बाहर नहीं जाएगी, कॉलेज भी नहीं, उसके बड़े भाई ने जैसे फ़ैसला सुना दिया था। अगले कई दिन वह घर में कैद रही थी। वह कोशिश के बावजूद भी डेविड से रब्ता नहीं कर पाई थी। उस शाम उसकी अम्मी और भाभी उसे साथ लेकर ज्वेलर के पास गई थीं और सानिया ने तय कर लिया था कि घर से निकलने के लिए उसके पास शायद दूसरा मौका दोबारा नहीं आएगा। ज्वेलर की दुकान में दाखिल होते होते उसकी अम्मी और भाभी उसके आगे थी और ज्वेलर की दुकान में दाखिल हो गई थी, लेकिन सानिया अंदर नहीं गई थी। वह दाई जानी भागना शुरू कर दी थी। अपने पीछे उसने भाभी की आवाज़ सुनी थी। उसके बाद वो पागलों की तरफ बेतहाशा दौड़ते हुए उसने एक टैक्सी रोक ली थी। उसके पास जाने के लिए सिर्फ एक ही जगह थी, डेविड का घर। बेल बजाने पर दरवाज़ा खोलने के लिए डेविड ही आया था। डेविड ही हैरान रह गया था। सानिया, तुम इतने दिन से कहाँ थी? तुम जानती हो तुम्हारी सीट कंफर्म हो गई है, परसों तुम्हारी फ़्लाइट है। मैं परेशान था, डेविड कह रहा था। वो उसके साथ अंदर आ गई थी। फिर उसने डेविड को सारा किस्सा सुना दिया था। उसका रंग उड़ गया था। अब क्या होगा? उसने बेचारगी से डेविड से पूछा था। और डैडी से बात करते हैं। वो उसे लेकर अंदर चला गया था और अंदर जाकर उसने सारा किस्सा अपने डैडी को बता दिया था। डेविड के तमाम घर वाले एकदम परेशान हो गए थे। सानिया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हारे घर वाले अब यहीं आएंगे। डेविड के डैडी बहुत फिक्रमंद थे। अंकल, मैं यहाँ नहीं आती तो कहाँ जाती? फिर भी तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर तुम्हारे घर वाले पुलिस लेकर आ गए तो मामला बहुत ख़राब हो जाएगा। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें किसी अपने दोस्त के घर छोड़ाता हूँ, उन्होंने उठते हुए उससे कहा था। वह डेविड और उसके वालिदैन के साथ बाहर पोर्च में निकल आई थी। तुम परेशान मत होना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डेविड ने उसके लिए कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहा था। वह ममनून अंदाज में मुस्कुराई थी। डेविड गेट खोलने के लिए गेट की तरफ बढ़ा था। वह गाड़ी में बैठ गई थी। डेविड के डैडी गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे। डेविड गेट बंद करके पलट रहा था जब सानिया ने उसके बिल्कुल पीछे गेट के बाहर किसी वजूद को नमूदार होते हुए देखा था। वह बिजली की रफ्तारी से गाड़ी से निकल आई थी। डेविड के उभरने वाली कदमों के चाँप पर पलटा था। सानिया ने उस शख्स के हाथ में पकड़ी हुई उस चीज़ को देखा था। बिलाल, डेविड को कुछ मत करना। उसने बिलाल को अपनी तरफ देखते हुए और हाथ सीधा करते हुए देखा था। अगले लम्हे फायर की एक आवाज़ सुनाई दी थी। फायर की एक आवाज़ के साथ उसने डेविड को ज़मीन पर गिरते हुए देखा था। डेविड की मम्मी चीख कर डेविड की तरफ भागी थी। उसने ज़मीन पर गिरे हुए डेविड पर बिलाल को एक और फायर करते हुए देखा था। डेविड के जिस्म को एक और झटका लगा था। उसका वजूद खौफ से सर्द हो गया था। उसने बिलाल को रिवॉल्वर अपनी तरफ सीधा करते हुए देखा था। फिर वह बेहस और हरकत थी। किसी ने उसे धक्का दिया था। फिर उसने फायर की एक आवाज़ सुनी थी और कुछ और आवाज़ें और चीखें सुनी थी। उसने रूबिका और अनीता को चीखते हुए डेविड की तरफ लपकते हुए देखा था। उसने फर्श से उठने की कोशिश की थी। फायर की एक और आवाज़ सुनाई दी थी। वह खड़ी हो चुकी थी। उसने बिलाल को कुछ लोगों की गिरफ्त में देखा था। डेविड के डैडी मुलाजिमों से कुछ कह रहे थे। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। बिलाल को खींचते हुए कहीं ले जाया जा रहा था। अंकल एक मुलाकात मिलकर डेविड को उठा रहे थे। डेविड की मम्मी रूबिका और अनीता बुलंद आवाज़ में चीख मार रही थीं। उसे ज़मीन पर खून का एक तालाब नज़र आया था। डेविड की गाड़ी में डाल दिया गया था। उसने डेविड का चेहरा देखा था। उसकी आंखें बंद थीं। उसका जिस्म साकित था। उसके सफ़ेद शर्ट खून से तर थी। गाड़ी एक जन्नाटे के साथ पोर्ट से निकल गई थी। उसने डेविड के खून से गाड़ी के टायरों के लथेड़ते और फर्श पर निशान बनाते हुए देखा था। डेविड की पूरी फैमिली उसके साथ चली गई थी। वो वहाँ अकेली थी। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि चंद मिनट पहले क्या हुआ है। डेविड का खून गेट के ऊपर लगी हुई लाइट की रोशनी में चमक रहा था। वह उस जगह पर आ गई थी। फिर जैसे सब कुछ उसके समझ में आना शुरू हो गया था।
बिलाल ने बिलाल ने बिलाल और गुस्से की एक लहर उसके अंदर उठी थी। तुम अगली बार उससे मिली तो मैं तुम दोनों को कब्र में उतार दूंगा। उसे बिलाल की धमकी याद आई थी, मगर वो धमकी नहीं थी। जिस वक्त वो यह बात जानी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस किया था। होश में आने के बाद उसने खुद को एक कमरे में पाया था, मगर वो कमरा डेविड के घर का नहीं था। तो अब तुम होश में आ गई हो? उसके बेड के करीब एक स्याह फॉर्म औरत ने उससे कहा था। सानिया उसे देखने लगी थी। तुम कैसा महसूस कर रही हो? उस औरत ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थपथपाया था। सानिया के जहन में एक झमाका हुआ था। डेविड कैसा है? वो बेअख्तियार उठकर बैठ गई थी। वो औरत खामोश रही थी। डेविड कैसा है? सानिया ने जैसे अपनी हवास में नहीं थी उसने चिल्लाकर पूछा था। ही इज़ डेड। वो मर चुका है, उस औरत ने कहा था। डेड? सानिया की आवाज़ किसी खाई से आई थी। उस औरत ने अब नरमी से उसका कंधा थपथपाया था। मैं जानती हूँ ये खबर तुम्हारे लिए शॉकिंग है, मगर यही सच है। डेविड की फैमिली अभी उसकी आखिरी रस्म की तैयारी कर रही है। उससे फारिग होने के बाद वो लोग यहाँ आएंगे, फिर तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करेंगे। वो औरत उसे इंग्लिश में बता रही थी। मैं कहाँ हूँ? अमेरिकन एम्बेसी में हो। तुमने अमेरिका की सियासी पनाह के लिए अप्लाई किया था। उन हालात में डेविड की फैमिली के कहने पर हमने तुम्हें अपनी तहवील में ले लिया है, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी को ख़तरा है। वह गुमसुम उसके चेहरे को देखती रही थी। ज़िंदगी का हर रास्ता एकदम तारीख हो गया था। उसने खुद को एक बंद गली की आखिरी सिरे पर खड़ा पाया था। ज़िंदगी में कभी उसे अपने ख़ानदान से इतनी नफ़रत नहीं महसूस हुई थी जितनी उस दिन हो रही थी। उसे याद नहीं उस दिन उसने कितना चीखा था, उसने बिलाल को कितनी बददुआएं दी थी, या डेविड को कितनी बार पुकारा था। उसे सिर्फ ये याद था कि उसके चिल्लाने पर कमरे में कुछ और लोग आए थे। उनमें से एक ने ज़बरदस्ती उसे एक इंजेक्शन लगा दिया था। गुनूदगी की हालत में जो आखिरी चेहरा उसके सामने था वो डेविड का चेहरा था। इस किस्त को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली और ऐन मुमकिन है कि आखिरी किस्त भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर ये नॉवेल आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली किस्त में। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।